स्क्रीन शेयर हो रही है? जी हो रही है। ओके। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम क्लास। My name is Samia Makbul and my roll number is 019659. And my topic of presentation is anti-tumor antibiotics. एंटी ट्यूमर हम बोलते हैं ऐसी जो कि एंटीबायोटिक्स कहते हैं ऐसे एजेंट, ऐसे केमिकल सब्सटेंस जो कि किल करते हैं या प्रिवेंट करते हैं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की ग्रोथ, ठीक है। और एंटी ट्यूमर जो कि एक्ट करते हैं ट्यूमर्स के खिलाफ, उनकी ग्रोथ को रोकते हैं, ठीक है, उनकी फॉर्मेशन को प्रिवेंट करते हैं। बेसिकली ऐसे केमिकल एजेंट्स जो कि एंटी ट्यूमर के खिलाफ एक्ट करते हैं, ये कीमो ट्रीटमेंट्स में इस्तेमाल करते हैं। इनको आइसोलेट करते हैं हम सॉइल बैक्टीरियम या सॉइल फंगस से, स्ट्रेप्टोमाइसीड से। ये मल्टीपल फेजेस ऑफ सेल साइकिल पे ये जो ड्रग्स होते हैं ये मल्टीपल सेल साइकिल पे एक्ट करते हैं और इनको हम सेल साइकिल स्पेसिफिक भी बोलते हैं। इसमें एग्जांपल आ जाती है ब्लिमोमाइसिन की। और एंटी ट्यूमर एंटीबायोटिक्स जो हैं इनकी टाइप्स में आ जाती हैं एंथ्रासाइक्लिन, क्रोमामाइसिन, मिसलेनियस। और बुक में इसके बहुत ही छोटा सा पैराग्राफ दिया हुआ, ज़्यादा डिटेल नहीं है, ये नेट से मैंने थोड़ा सा किया है। एंथ्रामाइसिन ग्रुप जो है ना वो काफ़ी पोटेंट एंटी ट्यूमर एजेंट के तौर पे एक्ट करता है, ठीक है। और ये कार्डियोटॉक्सिक भी होता है। कार्डियोटॉक्सिक का मतलब ये कि ऐसी कंडीशन के जिसमें हार्ट की मसल्स जो हैं वो डैमेज हो जाती हैं, ब्लड सप्लाई जो है वो बॉडी को वो रुक जाती है और जो मसल्स हैं और वो वीक हो जाती हैं। तो ये हाई लेवल ऑफ स्पेसिफिसिटी रखता है और इसका एक्शन ये है कि ये एक्ट करता है डीएनए के स्ट्रक्चर पे, फंक्शन पे, उसको डैमेज कर देता है। और दूसरा ये कि हम इसको, ये जो इसकी कार्डियोटॉक्सिक प्रॉपर्टी है इसको हम सेपरेट भी कर सकते हैं, इसमें से निकाल भी सकते हैं ताकि वो इफेक्ट ना करे हार्ट को। और लेकिन ये है कि जो उसकी एंटी ट्यूमर प्रॉपर्टी है ना वो बरकरार रहेगी, वो डैमेज नहीं होगी। उसका क्या मेथड है, कैसे उसको हम निकालते हैं, वो बुक में डिस्कशन नहीं है, ना ही कहीं और मुझे मिला है, ठीक है। तो बस ये है कि हम कार्डियोटॉक्सिक प्रॉपर्टी को रिमूव कर सकते हैं बगैर एंटी ट्यूमर प्रॉपर्टी को डैमेज किए। आगे आ जाते हैं सिंथेटिक कीमोथेरेप्यूटिक एजेंट्स। ये सिंथेटिक एंटीबायोटिक्स हैं, ऐसी एंटीबायोटिक्स जो कि आर्टिफिशियली हम बनाते हैं, कुछ भी प्रेजेंट होते हैं, उनमें हम चेंजेस करके केमिकली उनको हम खुद सिंथेसाइज करते हैं, उनसे न्यू मेडिसिन, न्यू एंटीबायोटिक्स तैयार कर रहे होते हैं। इनमें इनमें आ जाती हैं नाइट्रोफिरॉन्स, आइसोनाइजिड्स, नैलिडिक्सिक एसिड। ये तीन जो है बेसिकली ये हमारी बुक पे डिस्कस की हुई हैं। इसके अलावा बहुत ज़्यादा एंटीबायोटिक्स हैं, लेकिन यहाँ पे हम बस इनका ही जिक्र करेंगे। नाइट्रोफिरॉन्स, सबसे पहले नाइट्रोफिरॉन्स जो हैं ये एंटी ट्यूमर एंटीबायोटिक्स हैं। ये ऐसे कीमोथेरेप्यूटिक एजेंट्स है जो कि ब्रॉड एंटी माइक्रोबियल स्पेक्ट्रम रखते हैं, जो कि ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया दोनों के खिलाफ एक्ट करते हैं, ठीक है। जिसमें साल्मोनेला, जियार्डिया की स्पीशीज आ जाती हैं, अमीबा, कुछ कोक्सीडल स्पीशीज आ जाती हैं और कुछ पैथोजेनिक प्रोटोजोआ आ जाते हैं, फंजाई आ जाते हैं जो कि ह्यूमंस में और एनिमल्स में इन्फेक्शन काज करते हैं। अगर हम बाकी कीमोथेरेप्यूटिक एजेंट्स के साथ इनको कंपेयर करें तो ये इतनी इफेक्टिव नहीं है, पार्टिकुलर है। और दूसरा इनका अगर मोड ऑफ एक्शन देखा जाए तो उसमें ये है कि ये इनहिबिट कर देते हैं माइक्रोबियल एंजाइम जो कि कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म में इन्वॉल्व होते हैं। और दूसरा ये कि ये प्रोटीन सिंथेसिस को इनहिबिट कर देते हैं। उसका सारा प्रोसेस पहले हम डिस्कस कर चुके हैं पिछली प्रेजेंटेशन में कि कैसे वो प्रोटीन सिंथेसिस को इफेक्ट करती है, न्यूक्लिक एसिड की सिंथेसिस, और ये सारे बाकी जो फंक्शंस कैसे इनहिबिट होते हैं।
तो बेसिकली ये कि ये ब्लॉक कर देती है इनिशिएशन को जहाँ पे ट्रांसलेशन होनी होती है, और प्रोटीन सिंथेसिस इनहिबिट हो जाती है। और इसका प्राइमरी फंक्शन जो होता है वो ये है कि ये बैक्टीरियोस्टैटिक होती है, बैक्टीरिया की ग्रोथ को प्रिवेंट करती है। और अगर हम इसका डोज इंक्रीज कर देते हैं, हाई डोज देते हैं, तो ये बैक्टीरिसाइडल भी शो करती है, मतलब कि बैक्टीरिया को किल कर देती है। ये ज्यादा इफेक्टिव तब होती है एसिडिक इन्वायरमेंट्स में, क्योंकि इसकी पीएच जो है वो 5.5 है, ऑप्टिमल पीएच इसकी 5.5 है। ये स्लाइटली सोल्यूबल होती है, इसको हम ऑरली भी इंटेक कर सकते हैं और थ्रू स्किन भी कर सकते हैं। कोई भी ऐसा नाइट्रोफिरॉन जो है इतना इफेक्टिव नहीं है सिस्टेमिकली। क्यों? क्योंकि ये जो है जीआई ट्रैक्ट में बिल्कुल भी एब्जॉर्ब नहीं होता और फौरन ही बॉडी से एलिमिनेट हो जाता है, और यूरिन में इसकी कंसंट्रेशन लो होती है, बहुत ही लो कंसंट्रेशन में पाया जाता है। तो इसका अगर हम हाई डोज लेते हैं नाइट्रोफिरॉन्स को, अगर इनटेक हम ज्यादा करने लग जाते हैं, ज्यादा इसका डोजेज लेते हैं, तो ये टॉक्सिक साइंस भी शो करता है। टॉक्सिक साइंस में ये आता है कि अगर हम इसका एक्सेस यूज करते हैं तो ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम पे इफेक्ट करेगा, ठीक है। उसके बाद जीआई गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक को डिस्टर्ब करेगा, और इसके सिम्टम्स में ये भी आता है कि पुअर वेट गेन हो जाता है। दूसरा ये कि स्पर्मेटोजेनेसिस को डिप्रेस कर देता है, और हाइपर सेंसिटिविटी के रिएक्शंस वगैरह होने लग जाते हैं। फॉर एग्जांपल इसमें एलर्जी वगैरह आ जाती है, एलर्जिक रिएक्शन। और कुछ जो नाइट्रोफिरॉन्स होते हैं वो कार्सिनोजेनिक होते हैं। ठीक हो गया सर? आवाज आ रही है मेरी? सर आवाज आ रही है? जी आपकी आवाज आ रही है, थोड़ी सी कम है आवाज, लेकिन आवाज आ रही है, वैसे प्रॉपर है। सर वो फोन में प्रॉब्लम है तो हैंड फ्री लगाई हुई है, तो उससे ऐसे ही आ रही है। उसको कोशिश करें कि माइक को मुंह के करीब रखें, तो फिर थोड़ी क्लियर हो जाएगी। जी सर, मुंह के करीब ही रखा हुआ है। चलिए आगे फर्फुरल आ जाता है। ये क्या है कि ये प्रोटोटाइप है। प्रोटोटाइप हम बोलते हैं कि ऐसे ड्रग क्लास जिसमें ये इंडिविजुअल ड्रग के तौर पे एक्ट करता है, ठीक है। ये नाइट्रोफिरॉन का ही डेरिवेटिव है फर्फुरल, ठीक है। इसको हम कैसे प्रिपेयर करते हैं, कैसे हासिल करते हैं, वो ये है कि ये कॉर्न कॉम, ठीक है, छल्ली जिसको हम खा के उसका एंड वाला जो वेस्ट मटेरियल होता है, तुक्का जिसको हम बोलते हैं, वो कॉर्न स्टार्क से, और हुल्स और बीट पल्प, चुकंदर के पल्प से, ठीक है, गूदे से, पीनट हुल्स, मूंगफली के छिलके से, और बहुत से वेजिटेबल्स के प्रोडक्ट्स आ जाते हैं। जो फर्फुलर है ये अल्डिहाइड का डेरिवेटिव है फ्यूरॉन का। फ्यूरॉन का अगर हम स्ट्रक्चर देखें, ये ना पेज नंबर 530 536 पे आप इसके स्ट्रक्चर्स देख सकते हैं। मैंने स्ट्रक्चर्स यहाँ पे नहीं बनाए, ऐड नहीं किए। जी पेज नंबर 530 पे सबके स्ट्रक्चर्स हैं। फर्फुरल का भी है। फ्यूरॉन फ्यूरॉन का जो स्ट्रक्चर है उसमें अगर हम अल्डिहाइड ग्रुप ऐड कर देते हैं तो वो फर्फुरल बन जाता है। फिर आगे ऐसे ही अगर हम इसमें 5th पोजीशन में नाइट्रोजन ऐड कर देते हैं तो नाइट्रो फ्यूरॉन बन जाता है, ठीक है। अब इसमें ये है कि 1832 में जब शुगर डिस्टिलेशन पे स्टडीज हो रही, तो तब अचानक ही इसको भी आइडेंटिफाई किया गया फर्फुरल को। इसको 2 फर्फुरल एल्डिहाइड बोला जाता है, क्योंकि 2 फ्यूरॉन रिंग में सेकंड पोजीशन पे एल्डिहाइड ग्रुप लगा होता है, इस वजह से इसको 2 फर्फुरल एल्डिहाइड बोलते हैं। और इसकी प्रिपरेशन मैंने बता दी कि कैसे किया जाता है। जो नाइट्रेटेड फ्यूरॉन के डेरिवेटिव्स हैं ना, इनकी कोई भी डिस्कवरी 1944 तक नहीं मौजूद थी। उसके बाद डॉड और स्टीलमैन इन्होंने इसकी डिस्कवरी पे रिपोर्ट की और बताया कि इसकी ये जो ग्रुप है ना, ये हाईली एंटी माइक्रोबियल प्रॉपर्टीज रखता है। और अगर इसके मतलब मैंने बताया ना कि फ्यूरान रिंग है, उसके अगर 5th पोजीशन पे हम नाइट्रोजन लगा देते हैं तो वो नाइट्रेटेड फ्यूरान बन जाता है,
ठीक है। तो और अगर इसके जो सेकंड पोजीशन है वहाँ पे अल्डिहाइड ग्रुप है, वहाँ पे वेरिएशन अगर हम करते हैं तो हमें न्यू कंपाउंड्स मिलेंगे, न्यू एंटीबायोटिक्स जो है वो हम तैयार कर सकते हैं। वेरिएशन होगी तकरीबन 1000 के करीब कंपाउंड जो है वो इसी तरीके से सिंथेसाइज किए गए हैं और उनकी स्टडीज अब भी हो रही हैं। इनके स्ट्रक्चर्स आप पेज 530 पे देख सकते हैं सबके। और फिर उसके बाद आ जाता है आइसो निकोटिनिक एसिड हाइड्रोजाइड, इसको हम आइसोनाइजिड भी बोलते हैं। ये कलरलेस वाइट क्रिस्टलाइन पाउडर होता है, ओडोरलेस होता है। इसको जब हम टेस्ट करें ना तो ये स्लाइटली जो है ना वो स्वीट होता है। जब हम थोड़ी देर के लिए मुंह में रखते हैं ना तो ये स्वीट टेस्ट देता है, बाद में थोड़ी देर के बाद ये बिटर हो जाता है। और ये एक एंटीबायोटिक है जिसको हम ट्यूबरकुलोसिस के डिजीज है टीबी, जिसके ट्रीटमेंट में हम इसको यूज करते हैं। इसको हम हर डिजीज के लिए नहीं यूज करते, बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन रिस्ट्रिक्टेड डिजीजेस के लिए हम इसको अप्लाई करते हैं और बेसिकली ट्यूबरकुलोसिस को। और ये बेस्ट एग्जांपल है कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर को, जो रिस्ट्रिक्टेड ग्रुप ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म है ना जस्ट उन पे ही इफेक्ट करती है। और इसका ये देखा गया कि जस्ट यही आइसोनाइजिड ही नहीं हम यूज करते, इसके साथ साथ हम स्ट्रेप्टोमाइसिन भी यूज करते हैं। स्ट्रेप्टोमाइसिन हम अल्टरनेटली इसके साथ यूज करते हैं। उसकी रीजन क्या है कि उसका जो स्ट्रक्चर है ना वो पायरोडॉक्सिन और विटामिन B6 आप कह सकते हैं उसके साथ रिलेट करता है। तो जो स्ट्रेप्टोमाइसिन है ना वो उसकी जगह पे जाके सबस्ट्रेट के साथ अटैच हो जाता है और जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की ग्रोथ है ना उसको प्रिवेंट कर देगा, ब्लॉक कर देगा। और ब्लॉक कर देगा पायरिडॉक्सिन और निकोटीन अमाइन कैटालाइज्ड रिएक्शंस को। बेसिकली जो विटामिन B6 है ना ये मेटाबॉलिज्म ऑफ प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट्स वगैरह और न्यूरोट्रांसमीटर की प्रोडक्शन में ये हेल्प करता है। स्किन वगैरह, हेल्दी स्किन, नर्वस सिस्टम, उसके लिए ये इम्पोर्टेंट रोल करता है, उसको मेंटेन करता है। तो होता क्या है कि जो स्ट्रेप्टोमाइसिन है वो पायरोडॉक्सिन की जगह पे आके अटैच हो जाता है और इनकी जो कैटालाइज्ड रिएक्शन जहाँ पे होने होते हैं वहां पे जाके माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की ग्रोथ को ब्लॉक कर देगा। आगे मोड ऑफ एक्शन में आ जाता है कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म की वही बात कि उसको ब्लॉक कर देता है, ग्रोथ को रोक देता है। और उसके बाद ये है कि माइकोलिक एसिड की सिंथेसिस को भी रोक देता है। माइकोलिक एसिड एक इम्पोर्टेंट कंपोनेंट है मायोबैक्टीरियल सेल वॉल में, जो कि ट्यूबरकुलोसिस काज करता है, ठीक है ना। और ये नीचे एक मैकेनिज्म शो किया गया हुआ है, इसमें ये है कि आइसोनाइजिड जो है ये प्रो ड्रग के तौर पे एक्ट करता है। प्रो ड्रग मतलब पहले वो इनएक्टिव फॉर्म में होता है और मेटाबॉलिक प्रोसेसेस के जरिए वो कन्वर्जन अपनी कर लेता है, एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। आइसोनाइजिड जब माइकोबैक्टीरिया के अंदर एंटर होता है तो वो एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है और इनहिबिट कर देता है माइकोलिक एसिड की सिंथेसिस को और बैक्टीरिया की जो डेथ है वो हो जाती है। इसको हम ट्यूबरक्लोसाइडल भी बोलते हैं। आगे आ जाता है नेलिडिक्सिक एसिड। ये क्रीम कलर का पाउडर होता है, ठीक है। इसको हम मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड बोलते हैं। ये एंटी बैक्टीरियल ड्रग के तौर पे एक्ट करता है। ये एक सिंथेटिक एंटी बैक्टीरियल ड्रग है। क्विनोलोन एंटी बैक्टीरियल एजेंट के तौर पे एक्ट करता है। क्विनोलोन एक एंटीबायोटिक है, ठीक है, उसी की क्लास से ये रिलेटेड है, उसी की क्लास से रिलेटेड है। ये जस्ट जो है ना ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया उसके अगेंस्ट काम करता है, जिसमें इकोलाई आ जाता है, इकोलाई आ जाता है, मॉर्गेनेला मॉर्गेनी, प्रोटियस वल्गैरिस, क्लेब्सिएला वगैरह आ जाते हैं, ठीक हो गया। और ये जो जीआई ट्रैक में इन्फेक्शंस काज होते हैं, जो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया वहाँ पे इन्फेक्शन काज करते हैं, उनको क्यूर करने के लिए, उनको ट्रीट करने के लिए हम नेलिडिक्सिक एसिड यूज करते हैं।
इसके बेसिक फंक्शंस में ये आ जाता है कि ये जो है ना रेनल ट्यूब्यूल्स और ब्लैडर में कंसंट्रेट करता है, वहां पे जाके एंटीबैक्टीरियल एक्शंस कॉज करता है। डीएनए गाइडेज की एक्टिविटी ऐसा एंजाइम जो कि इनहिबिट करता है बैक्टीरियल सिंथेसिस को, इनहिबिट कर देगा डीएनए की रेप्लिकेशन को। जब बैक्टीरिया की रेप्लिकेशन होगी उसको ये रोक देगा और बैक्टीरिया की ग्रोथ जो है वो नहीं होगी। फिर उसके बाद ये है कि ये जो ड्रग है ना एंटीबैक्टीरियल होता है, डीएनए की साइंसिस को इनहिबिट कर देगा और एंटी माइक्रोबियल एजेंट के तौर पे एक्ट करता है। सर बस यही है। किसी जी का कोई क्लास क्वेश्चन है तो जी पूछ क्लास सकते की हैं। तरफ से कोई अगर क्वेश्चन पूछना चाहता है तो सवाल पूछ सकते हैं। क्लास की तरफ क्वेश्चन पूछने के लिए आपको अपना हैंड रेज करना पड़ेगा। क्वेश्चन पूछने के लिए आपको अपने हैंड्स रेज, ये शेयर स्क्रीन शेयर को खत्म भी करना था अभी, इसमें स्क्रीन शेयर को खत्म नहीं करें अभी, चेक होने से कोई क्वेश्चन पूछ सकता है किसी जी। क्लास में से अगर किसी ने क्वेश्चन पूछना है तो आपको हैंड रेज करना होगा ताकि सवाल पूछा जा सके। क्लास की तरफ से कोई क्वेश्चन? क्लास को क्या हो गया, ये क्लास होती नहीं गई है, कहीं से कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा है। सवाल पूछना है तो आपको पहले हैंड रेज करना होगा। आप हैंड रेज करेंगे तो सवाल आप पूछ सकेंगे। उसके बाद लगता है ईद असर अभी तक खत्म नहीं हुआ है, यही वजह है कि आज बच्चे सवाल नहीं पूछ रहे। चलिए बहरहाल